जैसा कि मित्रों आपको पता है हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ये हमने कंप्लीट कर चुका है। अभी क्या हमारा आता है, सेकेंड पार्ट आता है। इसमें कुछ पॉइंट्स को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। तो स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, इसमें कुछ पार्ट को हम देखेंगे। तो आइए बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। मतलब ब्रिटिश सरकार ने ये बोला कि हम 20 जुलाई 1905 को ये बात बोला कि बंगाल का विभाजन होगा भाई। और ये प्रभावी कब हो गया मित्रों? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। मतलब बंगाल विभाजन एग्जैक्टली कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया गया। और ये जो दिन था पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप से मनाया गया। ठीक है, कि भाई 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया कि बंगाल विभाजन हो गया। और रविंद्रनाथ के सुझावों पर इसे क्या कहा गया? इसे विभाजन ना कह करके रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला शोक दिवस ना मनाओ भाई, राखी दिवस के रूप में मना लो। तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को यानी 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था कब हुआ था, किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था भाई। ये कर्जन ये बहुत गरजता था, गर्जन ना साउंड आ रहा है कर्जन से गर्जन का, तो ये गरजता था, तो इसने बंगाल का विभाजन करा दिया। ठीक है मित्रों, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ 1905 में, प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक, शोक दिवस, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला राखी दिवस में मनाओ भाई, शोक दिवस क्यों मना रहे हो। आगे बात करते हैं। बंगाल विभाजन, ये जो स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। मतलब जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन एक तरह से स्टार्ट हो गया। ठीक है मित्रों, तो बंगाल विभाजन का तात्कालिक कारण क्या है? स्वदेशी आंदोलन है। और ये स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विन कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना करी। मतलब समझिए, स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन में ढेर सारे लोग आए ना, जन समर्थन ना, मतलब ढेर सारे लोग आए, उसका मतलब क्या था? अश्विन कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना करी। ये समझिए, यहां से क्या कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के लिए ना, जब ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ तो लोगों की भीड़ लगाने के लिए किसको काम दिया गया? ये अश्विन कुमार दत्त को दिया गया और उन्होंने स्वदेश बंधु समिति की स्थापना कर ली। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं हम। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, याद रखिएगा। अब देखते हैं यहां पे, चलिए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नोवेंसन, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन ने स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। मतलब कहने का मतलब ये जो ब्रिटिश पत्रकार है कौन? H.W. नेविंसन, ये किससे जुड़े थे भाई? स्वदेशी आंदोलन से। तो पूछता है स्वदेशी आंदोलन से कौन जुड़ा था? ऑप्शन दे देगा तो H.W. नेविंसन। राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर, ये देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर तथा इनके बड़े भाई थे गगनेंद्रनाथ टैगोर ने मिल करके 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने करी भैया? अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ। कब करी? 1907 में। यही जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था इसके प्रभाव के तहत। ठीक है, आंदोलन बंगाल विभाजन के थ्रू हुआ और इस राष्ट्रीय आंदोलन के थ्रू क्या हो गया? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कर दी 1907 में, गगनेंद्रनाथ और कौन भाई? अवनींद्रनाथ। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी को जैसा आप जानते हैं भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
तो 1892 में दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद चुने गए थे। ठीक है, उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद चुने गए थे 1892। क्वेश्चन आता है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद कब चुने गए थे? तो 1892 में चुने गए थे। मित्रों देखो, एक शब्द आया यहाँ पर उदारवादी दल ना, तो उदारवादी इट मीन्स नरम दल और एक होता है गरम दल। तो नरम दल के अगर प्रमुख नेता की मैं बात करता हूँ तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे और दादा भाई नौरोजी थे। तो दादा भाई नौरोजी का नाम आया। ठीक है, उदारवादी इट मीन्स नरम दल, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। इसी तरह अगर बात करेगा मित्रों उग्रवादी या फिर गरम दल के कौन थे, तो 4 प्रमुख नेता थे। कौन कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे और अरविंद घोष थे। मतलब लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हैं। तो दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज में बम्बई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हैं। और दादा भाई नौरोजी की एक पत्रिका आती थी रफ्त गुप्तार, जो कि गुजराती में थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1851 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि रफ्त गुप्तार पत्रिका किस भाषा में आती थी? तो आप बताओगे गुजराती में आती थी। शुरुआत कब हुआ भाई? 1851 में शुरुआत हुआ। अच्छा, रफ्त गुप्तार किसकी थी भाई? दादा भाई नौरोजी की पत्रिका थी। ठीक है, अब देखिए 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ। तो 1907 कराची, 1908 अमृतसर। 8 से अमृत, 8 होता है ना, 8 से और इस अ से अमृत। ठीक, आई होप इतना याद रहेगा। फिर ये 7 कराची। तो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ तथा 1908 में अमृतसर में हुआ। वर्ष 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित करी। तो भैया 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा स्थापित करी गई। किसके द्वारा करी गई? सैयद अमीर अली द्वारा स्थापित करी गई। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो लॉर्ड कर्जन को हटाया गया और लॉर्ड मिंटो को क्या बनाया गया? वहाँ का वायसराय, ठीक है, बनाया गया। और जॉन मॉर्ले को क्या बनाया गया भाई? भारत का सचिव बनाया गया। तो चीज़ें समझिए, नाम ही है जॉन मार्ले, मतलब ख़त्म कर दो मार करके। देखो ये क्या है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव। ठीक है मित्रों, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, तो भारतीय अधिनियम 1919 का जो था जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, इसका सबसे बड़ा दोष क्या था मित्रों? इसका सबसे बड़ा दोष यही था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करना। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार 1919 ने हमारा एकदम सर्वनाश कर दिया है। ठीक है मित्रों, वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य काल था। ठीक है, तो याद रखिए ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? 1916 से 19 तक का काल मतैक्य काल था। किसके किसके बीच का? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी। तो क्या है भाई? अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करी और 1916 सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी। जो बेसेंट का होम रूल लीग था, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, तथा तिलक का क्या? मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया। तो मित्रों, जो बेसेंट का
होम रूल लीग था, उसका प्रचार उसने कॉमन व्हील और न्यू इंडिया के थ्रू करा, तथा तिलक का जो ये होम रूल लीग था उसका प्रचार मराठा और केसरी के माध्यम से किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। जो तिलक का होम रूल लीग था उसके अध्यक्ष को पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव कौन थे, एनसी केलकर थे। इसी तरह अगर एनी बेसेंट का पूछ दिया तो आप सचिव क्या बताओगे, जॉर्ज अरुंडेल को। तो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं हम। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, जैसा सबको पता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम काबा गांधी था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। देखो, जब 1893 में गांधी जी जाते हैं ना, 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी जाते हैं, फिर 94 में इसकी स्थापना कर देते हैं ना, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं मित्रों। अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। जब ये आप चले गए थे वहाँ पर, मतलब दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, तो वहाँ पर टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करी और वहीं पर रहने लगे। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित करा। तो 1904 में एक आश्रम स्थापित करा, 1894 में एक आश्रम स्थापित करा। सत्य, अहिंसा गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्या है, गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, मैं एक सच्चा समाजवादी हूं और मेरे समाजवाद का अर्थ क्या है भाई, सर्वोदय है ना। तो मेरे समाजवाद का अर्थ क्या है, सर्वोदय। आगे बात करते हैं। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक देखने को मिलती है। गांधी जी के समाजवाद में, मतलब समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक देखने को मिलती है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं था। मतलब गांधी जी का जो एक सत्याग्रह का सिद्धांत था उसमें शत्रु को पराजित नहीं करना था, मतलब उसको हरा दे किसी तरह, बल्कि उसके हृदय को परिवर्तित करना था और उसको अपने अनुकूल ढालने था। ठीक है मित्रों, उसके हृदय को परिवर्तित करके अपने अनुकूल ढाल देना। तो कभी नहीं चेंज होगा इंसान। ठीक है, आप डरा धमका करके कितने दिन तक चेंज रख सकोगे, लेकिन अगर आपने उसके हार्ट को चेंज कर दिया है तो इट मीन्स वो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेगा। ठीक है मित्रों, गांधी जी ने 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी, वही बताया था अब्दुल्ला, का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। यहां देखते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। तो सर्वप्रथम गांधी जी ने 1901 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी। देखो, 1915 में कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी। ठीक है, 1894 में नटाल की करी। ठीक है, 1904 में फिनिक्स, डरबन वाला। ठीक, आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी ने सीधे कहा था कि विदेशी वस्त्रों को अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो ये उनके बर्बादी का सर्वोत्तम क्या है, व्यवहार है। मतलब आप विदेशी कपड़ा ना पहनो भाई, जला वला के फेंक दो उसको। ठीक, ये महात्मा गांधी का कथन है। कथन पूछ लेता है कभी कभी कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये कथन किसका है, तो महात्मा गांधी का है। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। तो धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, थोरो ने करा, रस्किन ने करा और टॉलस्टॉय ने करा। ठीक है मित्रों, आगे गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा डाली। तो थोरो से सविनय अवज्ञा आंदोलन और करबंदी की प्रेरणा डाली। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी ने
कहा था कि हरिजन सेवा ही मेरा जीवन श्वास है, इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मतलब गांधी जी ने हरिजनों के लिए बहुत कुछ किया है। ये बोला है कि मतलब श्वास है मेरी, अगर मैं इनकी सेवा नहीं करता हूँ या इनके लिए कुछ नहीं कर पाता तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा भाई, सांस है मेरी। ठीक, तो आगे बात करते हैं। 17 और 18 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों जैसे चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद और खेरा। तो ये मित्रों जो था चंपारण आंदोलन जो कि बिहार वाला था, चंपारण आंदोलन जो कि बिहार वाला था, और ये खेड़ा, ठीक है, जो गुजरात वाला था। ये दोनों क्या थे भाई, ये दोनों जो आंदोलन थे वो किसान आंदोलन था, ठीक है। लेकिन ये जो अहमदाबाद वाला आंदोलन है ये औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था, याद रखिएगा। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, ठीक है, किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो आप बता दोगे एन.जी. रंगा ने विरोध करा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसी में इनको महात्मा की उपाधि दी थी। इसी आंदोलन के चलते महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी, ठीक, और एन.जी. रंगा ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया? चंपारण सत्याग्रह का। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। अब नोआखाली काल क्या है भाई? नोआखाली काल क्या है? नोआखाली और नोआखाली काल प्यारेलाल, ठीक है, नोआखाली काल और प्यारेलाल, नोआखाली काल प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। मतलब आप ये समझिए नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे, और उनकी बहन थी एक सुशीला नैयर, वो गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी, ठीक है। चार्ल्स एंड्रयूज, जिनको दीन बंधु एंड्रयूज के नाम से जानते हैं या दीन बंधु के नाम से जानते हैं, वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे, ठीक है, मतलब प्राध्यापक थे। तो इतना क्लियर है मित्रों। आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एंड्रयूज ने वर्ष 1925-1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। पहले क्या थे भाई? प्राध्यापक थे, फिर उसके बाद अध्यक्ष भी रहे 25 से 27 तक। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वो 1910 तक रहे, ठीक, तो 1910 तक याद रहे। जोहान्सबर्ग में भाई 1903 जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म स्थापना करी 1910 तक। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, जिसका विरोध एन.जी. रंगा ने किया था, और वहीं पर इनको महात्मा की गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। देखिए 1918 में, फरवरी 1918 में, यहाँ पर समझिए बात को, फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से क्या हुआ? यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। अब देखिए कैसे याद रहेगा, गौरी शंकर, जहाँ गौरी शंकर रहते हैं नारायण जी आ जाते हैं, नारायण नारायण करते, और वो दृश्य मोहन होता है, मनमोहक होता है, ठीक है मित्रों, तो याद रहेगा। आगे बात करते हैं। 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। तो अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? 1920 में, और कौन करा? बाबा रामचंद्र, ठीक है। तो 1920 में किसान सभा का गठन हुआ, अवध किसान सभा का, और बाबा रामचंद्र ने करा। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। देखो 1936 में क्या हुआ भाई? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। ये क्या है? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई 1936 में, और उसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव एन.जी. रंगा को बनाया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। सितंबर 1946 में बंगाल के प्रांतीय किसान सभा द्वारा तीभागा आंदोलन। देखिए 1946, 47 को देश स्वतंत्र हुआ, 1947, और 46 में तीभागा, मतलब तीभागा, तीनों भागा ना। तो 46 में क्या हुआ? 47 में देश स्वतंत्र हुआ, और 46 में तीभागा आंदोलन स्टार्ट हो गया था प्रांतीय किसान सभा द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था तीभागा?
प्रांतीय किसान सभा द्वारा, जो प्रांत प्रांत में किसान सभा थे, आप ये समझिएगा, ठीक है, ट्रिक है एक तरह से। प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया 1946 में। तो पीबी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। तो पीबी वाडिया के नेतृत्व में 1918 को मद्रास में मजदूर संघ स्थापित किया गया था, जो प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। ठीक है, याद रहे। आगे बात करते हैं, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना, ये जो चंपारण वाला था और अहमदाबाद और खेड़ा वाला 17 से लेकर के 18 तक था भाई, यही आंदोलन हुआ था। और उसी समय 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कर दी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में हुआ। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि 31 अक्टूबर 1920 को ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई भारत में, किसके द्वारा? एनएम जोशी द्वारा। ठीक है, बंबई में की गई। ओके, आगे बात करते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था भाई? लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। यही जोसेफ बैप्टिस्टा हैं जो कि तिलक का होम रूल लीग जो था उसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 नागपुर के अधिवेशन में हुआ। ठीक है, 1929 नागपुर के अधिवेशन में हुआ। उस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इतना चीज समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी, जिसको बोल्शेविक कहते हैं, द्वारा की गई थी। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। ठीक है मित्रों, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण देखिए, समझिए यहां पर थोड़ा सा। ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 1939 तक। मतलब ये जो टाइमिंग थी 1926 से लेकर के 1939 तक, वो क्रांतिकारी चरण था ट्रेड यूनियन आंदोलन का। बातें समझ में आई? 1926 से 1939 तक का। ठीक, 1926 से 1939 तक के बीच का जो समय था वो ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए एक क्रांतिकारी समय था, मतलब क्रांतिकारी चरण का समय था। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने करी है? एम.एन. राय ने करी है। और कब करी है भाई? 1940 में करी है। सीधा क्वेश्चन। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सिडनी रॉलेट के सुझाव पर मार्च 1919 में एक विधेयक पारित हुआ था जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते थे। और यही रॉलेट एक्ट था मित्रों। ठीक है, यही लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था और बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानूनी से बनाया गया। इसमें होता क्या था कि अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे, जब चाहे, जितने दिन तक चाहे जेल में रख सकती थी। मतलब जिसको भी उठा लो जेल में डाल दो, कोई मुकदमा, कोई समय, कुछ नहीं। ठीक है मित्रों, आई होप इतनी चीज़ें
समझ में आई होंगी। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। मतलब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त की गई नाइट की उपाधि को लौटा दिया था। जो ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दी थी उसको लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? जो 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है मित्रों, आगे देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। मतलब शंकरन नायर ने भी इस्तीफा दे दिया, अब मैं वायसराय नहीं रहूंगा। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाया गया, जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लेकिन इसको कुछ ब्रिटनी अखबारों ने, मतलब जो ब्रिटेन में अखबार चलते हैं, उसको क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया और ब्रिटानी लॉर्ड, मतलब लिखा हुआ है ब्रिटानी लॉर्ड, सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। ठीक है मित्रों, आगे देख लेते हैं। सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी थी। भैया ये यही है जो मार दिए, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया उन्होंने 1919 वाला, और उसी को सरकार ने क्या दिया है, मान की उपाधि, ना मान की तलवार की उपाधि दी है। तो आगे देखते हैं। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी। ठीक है, ये मार्च 1940 में। देखिए 1919 में ये घटना हुई, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1940 में उधम सिंह जाकर के मार रहे हैं इसको, जनरल डायर को। ठीक है मित्रों, फिर इन्हें फांसी भी हो जाती है। अब देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसकी जांच जो कांग्रेस जांच समिति को रिपोर्ट के प्रारूप लिखने को कहा गया था, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार जो था 1919 वाला, 13 अप्रैल 1919 वाला, कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या बोला हुआ है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड निवारक हत्या बोला हुआ है। दीनबंधु CF एंड्रयूज जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या बोले। तो सही बात है भाई, जानबूझकर के ही किया गया था। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधुओं एवं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को जाता है। जिसको अली बंधु बोलो तो शौकत अली, मोहम्मद अली दोनों आ ही जाते हैं। ठीक है। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। जो दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को, ये क्या हो गया, ठीक है 1 मिनट, कहाँ चला गया, सितंबर, मोहम्मद अली जिन्ना, हकीम। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या है, दिल्ली 23 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को सौंपी गई। ठीक। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। तो हकीम अजमल हाकिज उल मुल्क की पदवी त्याग दिए थे खिलाफत आंदोलन के दौरान। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। जब वो राष्ट्रवादी थे, मतलब जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें थी, अपने ही देश के बारे में सोचते थे, तो खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। कहने का मतलब ये है कि मत जोड़ो भाई, जो देश की स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है उसको चलने दो, उससे छेड़छाड़ मत करो। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया कब? सितंबर 1919 में। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, जिसका CR दास ने विरोध किया था। ठीक है, CR दास ने सीधे सीधे विरोध किया इसका। मित्रों आगे देखते हैं। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, नागपुर का जो अधिवेशन था दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्ताव किया था। अभी इधर विरोध कर रहे हैं और 1920 वाले में क्या किया, उन्होंने
खुद ही प्रस्तावित कर दिया। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग क्या थे, मतलब न्यायालय का बहिष्कार करके आंदोलन में कूद गए थे। ठीक, तो इतनी चीजें तो क्लियर होंगी। आगे बात करते हैं हम गांधी जी के। तो आई होप इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त करने का नारा दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम डिस्कस करेंगे भाइयों। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।